हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं मनी और बैंकिंग का सेकंड पार्ट व्हिच वी हैव स्टार्टेड इन लास्ट लेक्चर, दैट इज मनी, एंड टुडे वी विल मूव फॉर बैंकिंग सेगमेंट. ओके, एज यू नो कि बैंक इज द टर्म व्हिच इज derived from the banco, which is Italian word and its meaning is bench. Bench means जनरली जिस पे हम लोग बैठते हैं वो बेंच. वहां पे होता क्या था, बैंक ऑफ वेनिस इज देयर और इटालियन वर्ड है इसलिए, और वहां पे बेंच पे बैठ के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे. और अगर बैंक या बिजनेस फेल हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, बेंच को तोड़ देते थे. और वहीं से बैंकरप्ट वर्ड भी आया है ना, कि बैंक तोड़ना यानी बैंक को उसको ब्रेक करना. ठीक है, तो उसी से बैंकरप्ट वर्ड भी आया. अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बेबीलोन सिविलाइजेशन जो कि 2000 ईसा पूर्व यानी 2000 बिफोर 2000 ईयर बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वहां पे ये कह रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की चीजें दिखाई दी हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाज देयर, बट ऑफिशियली फर्स्ट बैंक इज बैंक ऑफ वेनिस, दैट इज इटालियन वर्ड, इटालियन बैंक. एंड after that 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज देयर. एंड एज यू नो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड उसका ज्यादा हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट है. और उसके बाद 1833 में दिस बैंक ऑफ इंग्लैंड उसने क्या किया, अपने आप को कॉर्पोरेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, कंपनी सिस्टम में अपने आप को लिया. जहां तक भारत की बात आती है तो भारत में बैंकिंग सिस्टम शुरू होता है प्रेसिडेंसी बैंक के आने से. ओके, जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, दीज वर द फर्स्ट सिस्टम इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्रेसिडेंसी बैंक्स. ठीक है, इनमें तीन मेजर बैंक थे, बैंक ऑफ कोलकाता, दैट इज बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में. और 1913 जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है आपको 1913, बिकॉज दिस इज फ्रेमवर्क. इन दिस देयर वाज 560 कमर्शियल बैंक्स इन देयर इंडिया. ओके, इन ईयर 1913. और आप जान लें कि 1930 से 1917 इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक क्राइसिस पीरियड कहा जाता है. और उसका जो दूसरा क्राइसिस पीरियड आया, कब आया, वो द ग्रेट डिप्रेशन 1930 के समय आया. ठीक है, उसके 1921 में ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो क्या हो गए, इन्होंने अपने आप को अमलगमेट करके क्या बनाया, इंपीरियल बैंक बनाया. और 1955 में यही इंपीरियल बैंक क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया. क्लियर है? प्रेसिडेंसी बैंक कन्वर्टेड इनटू इंपीरियल बैंक एंड देन इंपीरियल बैंक रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ईयर 1955. Okay, after that in year 1925 बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए हिल्टन यंग कमीशन बना. और एक 1930 में सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी आई और जिसने ये कहा कि भारत में एक सेंट्रल बैंक की नेसेसिटी है और इसके लिए 1934 में आरबीआई एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया और अप्रैल 1 1935 से आरबीआई इंडिया में काम करना शुरू किया. क्लियर? उसके बाद आते हैं हम लोग एक नए फेज में, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स. सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में. किसका? गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक का, मींस आरबीआई का. और हमारे देश में इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ. 1949 इज द मेजर ईयर इन व्हिच इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास एंड आरबीआई इज नाउ नेशनलाइज्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. क्लियर? 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, 1980 nationalization of 6 banks, and year 93 new bank, that is nationalized bank, it is merged into Punjab National Bank. Clear? So that is 14 and 6 it is 20 and minus 1 it is 19. तो आज की डेट में हमारे देश में कितने nationalized बैंक हैं? 19. Clear? Now move to specific topic, the definition of banks. Okay? As per Indian Banking Regulation Act 1949, बैंकिंग कंपनीज आर दोज हु परफॉर्म द बैंकिंग वर्क. मींस जो बैंकिंग का काम करेंगे वही बैंकिंग कंपनी है. क्लियर है? तो ये 1949 में जो हमारा एक्ट है उसकी सेक्शन 5C के हिसाब से. क्लियर? और फंक्शंस की जहां तक बात आती है तो जब भी हम लोग बैंक की बात करते हैं तो बैंक दो चीजें बेसिक बात की जाती है, क्योंकि बैंक्स आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन्स. क्लियर?
accepting deposit and granting loan, this is the primary function of bank. Clear? Accepting deposits and granting loans. अब सबसे पहले हम लोग accepting deposits देख लें. सबसे पहले आता है current deposit, फिर saving deposit, recurring deposit and fixed deposit. Current deposit means it is the bank account for the business purpose, and in this account bank provides what number of transactions in a day. Either you are depositing or you are withdrawing, but with the help of checks. Clear? Second, saving deposits. In this, bank provide number of transactions, okay, in a week, but 2 in a day from banking counters, okay, and bank provide interest in this account, and that it is very popular for general public. In third, and one more thing, current account. In current account, bank कोई ब्याज नहीं देती है, ये आपको मालूम है. करंट अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, और आपको जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देती है उसके हिसाब से बैंक कुछ चार्ज भी काटती है. दैट इज नोन एज बैंकिंग चार्जेस. क्लियर? थर्ड आता है रिकरिंग डिपॉजिट. यहाँ पर आप बैंक में एक सर्टेन अमाउंट, दैट इज मल्टीपल ऑफ ₹5, आप वो बैंक में जमा कर सकते हैं, और एक सर्टेन टाइम के लिए, मिनिमम 36 मंथ. और सेविंग्स इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और आप एक सर्टेन टाइम के बाद, वो जो टाइम जिसके लिए आपने फिक्स किया था, उसके बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, और इन बिटवीन आप विड्रॉ नहीं कर सकते. इन फिक्स्ड अकाउंट इट इज वेरी फेमस, एफडीए. आप यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट या लमसम अमाउंट यू विल डिपॉजिट फॉर अ पीरियड, a specific period, और after that period you will receive the entire amount with interest. Clear? This is all for accepting deposits. Now granting loans. Okay? Granting loans में आपके पास 4 कैटेगरीज है. सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट लोन. इन डायरेक्ट लोन कैटेगरी आप अपनी किसी मॉर्गेज पर लोन ले सकते हैं. क्लियर? बैंक का नॉर्मल ऑपरेशन. सेकंड होता है ओवरड्राफ्ट. इसमें क्या होता है कि आपके करंट अकाउंट पे आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, और ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा आप उससे एक्सेस विड्रॉल कर सकते हैं. फिर आता है कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट भी एक तरह से बैंक लोन फैसिलिटी है. इसमें आप क्या करते हैं, सर्टेन फैसिलिटी की डिमांड बैंक से करते हैं, एक फिक्स अमाउंट की. बैंक उतने अमाउंट के लिए आपका एक कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करता है. ठीक है? आप ध्यान दें कि इसके लिए आपका बैंक में पहले से अकाउंट होना जरूरी नहीं है. आपकी जो पास क्रेडिट हिस्ट्री और पास फाइनेंशियल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिलती है. इट इज जस्ट लाइक लोन. ठीक है? और जब तक बैंक में पैसा रहता है, इस पे कोई ब्याज नहीं लगता. ठीक है? उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आपने क्लास 11 अकाउंट्स में पढ़ा है. बैंक डिस्काउंट फंक्शन करती है, और ये भी एक तरह से लोन है. क्यों? क्योंकि जब तक ये वो बिल क्लियर नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, उस कंडीशन तक बैंक एक तरह से वो लोन के रूप में ही आपको दे रही है. नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक. In agency function, bank work as the agent of the customer. Okay? In first agency function, bank relies the check and hundis for you. आप बैंक में जो भी चेक्स और हुंडीज लगाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, आप बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है? बैंक आपके लिए जाती है, बैंक में आप डिपॉजिट किया चुके आपने, बैंक आपके लिए कलेक्ट करती है. सेम पेमेंट ऑन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. आपके जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है लाइक चेक, उन पर बैंक आपके लिए पेमेंट करती है. उसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. बैंक कस्टमर्स के लिए कस्टमर से पैसा कलेक्ट करती है, या कस्टमर के लिए बैंक पेमेंट करती है एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर. उसके बाद है फाइनेंशियल एडवाइस. बैंक आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी करती है. बैंक आपके लिए ट्रस्टी का भी काम करती है, और बैंक आपके लिए अंडरराइटर. अंडरराइटर मीन आपकी सिक्योरिटी इशू में बैंक आपको सपोर्ट करती है. क्लियर? थर्ड आता है मिसलेनियस फंक्शन. थर्ड आता है मिसलेनियस फंक्शन. इस पे क्या होता है, बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देती है. आपके जो वैल्यूएबल्स हैं, आपके ज्वेलरीज हैं, या कोई और वैल्यूएबल्स, आप बैंक के लॉकर में आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं. सेकंड, ट्रैवलर्स चेक आपको बैंक प्रोवाइड कर सकती है मिसलेनियस फंक्शंस के लिए. उसके बाद है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल कर सकती है फॉर फॉरेन ट्रेड. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. बैंक क्या करती है कि बैंक का सबसे बड़ा काम है क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है? तो इस कंडीशन को ध्यान रखें कि these are the very important function and very important question also for the board purpose or examination. Okay? Now move to next topic. अब हमारा अगला टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक.
ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, व्हाट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसीजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्रेडिट क्रिएशन refers to the power of commercial banks to expend secondary deposits either through the process of making loans or through invest in securities। देखिए कुछ चीजें पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे सबसे पहली चीज होती है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो होती है जो जनरल पब्लिक बैंक में जमा करती है, दैट सेविंग नोन एज व्हाट, प्राइमरी डिपॉजिट। और उस प्राइमरी डिपॉजिट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जब बैंक लोन ग्रांट करती है तो लोन कैश तो ग्रांट करती नहीं, वो किसी न किसी अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। क्लियर है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। तो हम सीधी बात क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट्स लोन एंड लोन्स क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट्स लोन एंड लोन्स क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मींस कि टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा, वो शेयर जो आरबीआई के पास जमा करना है या अपने पास कैप्ट करना है, रिजर्व के रूप में रोके रहना है, दैट इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो। फिर एक्सेस रिजर्व। आफ्टर डिडक्टिंग द लीगल रिजर्व रेशियो क्या होगा, जो पैसे बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सेस रिजर्व कहलाएंगे। ठीक। और उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर इज जस्ट ऑपोजिट टू द लीगल रिजर्व रेशियो। मींस अगर लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो 1/10 इट इज व्हाट, इन परसेंटेज इट इज 10 टाइम्स, है ना। 10% मींस 0.1, तो 1 divided by 0.1 that is what, 10 times. If it is 20%, 1 divided by 0.2 it is 5 times. ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर मींस जो डिपॉजिट प्राइमरी के रूप में है हम उसको कब तक सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। क्लियर। अब हम इसी पूरे प्रोसेस को टेबल के थ्रू समझेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स के कॉलम लिए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे पहले। फिर प्राइमरी डिपॉजिट, कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। प्रोसेस बहुत आराम से समझेंगे। मान लीजिए पहला बैंक ए है जिसमें 20,000 प्राइमरी डिपॉजिट दिया गया। क्लियर। तो सीआरआर कैश रिजर्व 2000 10% के हिसाब से, तो बचा कितना, 18,000 क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट के लिए रेडी है, यानी एक्सेस रिजर्व है। इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब वही 18,000 दूसरे बैंक में एज ए लोन ग्रांट हुआ, बैंक नंबर बी, उसका फिर 10% 1800। ठीक। उसका फिर सेकेंडरी डिपॉजिट निकाला, रेस्ट 90% दैट इज 16,200। फिर वो थर्ड बैंक थर्ड राउंड में गया, या थर्ड राउंड ले या थर्ड बैंक, जैसे आपको जैसे लगे आपको समझाना। फिर इसका 10% हटाने के बाद ये अमाउंट है, फिर अमाउंट नेक्स्ट बैंक या नेक्स्ट राउंड में गई, वहां पर 10% फिर सीआरआर मेंटेन किया गया और सेकेंडरी डिपॉजिट के लिए वैल्यू आई। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि नंबर ऑफ बैंक्स में टोटल ये प्राइमरी डिपॉजिट मिलाकर 2 लाख ना हो जाए। कैसे, हमने मनी मल्टीप्लायर चेक किया, 1/LLR दैट इज 10%, 1/10%। क्लियर। 1/10% मींस 10 टाइम्स, तो 20,000 है उसका, एंड बैंक्स तक टोटल प्राइमरी डिपॉजिट क्या होना चाहिए था, 2 लाख। तो जब तक 2 लाख हो सकता है तब तक ये वैल्यू आगे प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट होती रहेगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसीजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, हम क्रेडिट क्रिएशन की क्या क्या लिमिटेशन ले सकते हैं, मतलब कहां तक हम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। पहला, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होगा, अगर जितना कम होगा उतना ज्यादा हम सेकेंडरी डिपॉजिट या क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो अप है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। फिर टोटल कैश रिजर्व ऑफ द नेशन, अगर कम है तो भाई मजबूरी है, उस कंडीशन पे आप लोन ग्रांट नहीं कर सकते, कम ग्रांट कर सकते हैं। थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट, लाइक दिस टाइम कोरोना पीरियड, lots of expenses there in government sector and as well as private sector because work नहीं हो रहा, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो उस कंडीशन क्या होगा, एनवायरमेंट टैक्स पैसे देने होंगे मार्केट में। आप देख रहे हैं इस समय CRR वगैरह सब डाउन की गई है, रेपो रेट, बैंक रेट सब डाउन है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कैश अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी हमें देनी है। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, अगर वो भाई बिजनेस एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें रिजर्व रेशियो कम रखने होंगे जिससे क्रेडिट रेशियो ज़्यादा होगा। फिर है कैश डिमांड और ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक की खुद की कैश डिमांड, जिसका मान लो कस्टमर है वो डिपॉजिट करता है लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स हैं, यानी सेविंग बैंक अकाउंट ज़्यादा है, स्मॉल अमाउंट के बार बार वो पैसे लिए जाते हैं, विड्रॉ किए जाते हैं, उस कंडीशन क्या होगा, हम रिजर्व को जो भी हो हम क्रेडिट क्रिएशन कम से कम कर पाएंगे। उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कमर्शियल बैंक एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कमर्शियल बैंक आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट, तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन वही कर सकते हैं, एज यू नो सेविंग मेक्स कैपिटल, तो जिसके पास सेविंग है वही कैपिटल कन्वर्जन कराएगा। सेकंड, प्रोविजन फॉर फाइनेंस एंड क्रेडिट, वो अवेलेबल कराते हैं, फाइनेंस आपको देते हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपके लिए करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन रीजन्स, ये रीजनल जो बैलेंस हमें चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का या फाइनेंशियल सिस्टम का, जो रीजनल ग्रोथ है कौन केयर करेगा, कमर्शियल बैंक केयर करेंगे, और कमर्शियल बैंक के पास ये बड़ा काम है, इसलिए इंपॉर्टेंस उस एरिया में भी। फिर डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा रोल है, यानी जितने भी प्लान होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्लान, MSME प्रोजेक्ट के थ्रू और नॉर्मल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, उस पर कौन करता है, उस पर ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबिलिटी कौन कराएगा, वो कमर्शियल बैंक्स कराएंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर और बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट एंड RBI बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडी, और दोनों क्या करते हैं, देश की जो नीड है, इकोनॉमिक नीड है, उसके लिए काम करते हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड होंगे, और उनकी ग्रोथ कौन कराएगा, कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल अपवर्ड करने के लिए भी कमर्शियल बैंक्स का रोल है। तो एज यू नो बैंकिंग पार्ट का ये जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दो पार्ट हमें सिलेबस में पढ़ने, तो कमर्शियल बैंक में इतना ही है, और प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और चाहे तो इसको एक बार और रिपीट करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक एज यू नो इट इज अ बैंक व्हिच कंस्टिट्यूट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम एज वेल एज बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। मींस किसी भी देश में सेंट्रल बैंक क्या है, वो एपेक्स बॉडी है, इसलिए मॉनेटरी सिस्टम के लिए, और जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो उसे ही डेवलप करना है। ठीक, तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज यू नो कि इट वाज स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन ईयर 1935 फ्रॉम April 1 and it has been nationalized in year 1949, ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर? Now move to the functions of a central bank. That is first, bank of note issue. As you know, the bank of note issue means they have ultimate right to issue the bank. इससे फायदा क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, पब्लिक कॉन्फिडेंस रहेगा। क्लियर? इसलिए क्या करना चाहिए, बैंक ऑफ नोट इश्यू किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। हमारे देश में भी RBI के पास ये राइट है, और जो भी करेंसी नोट है एक्सेप्ट ₹1 वो RBI इशू करती है। सेकंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट का बैंक, मींस गवर्नमेंट की जितनी भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सेविंग्स हैं, या गवर्नमेंट की जो भी फंड्स हैं, उसकी कस्टोडियन कौन है, सेंट्रल बैंक है। थर्ड, बैंकर्स बैंक मींस बैंकर्स बैंक में व्हेन अल्टीमेट सिस्टम इज टेकन बाय द RBI मींस they will provide the liquidity to the bank if there is need. If there is need to fund the projects of the government, the bank will provide that liquid to the government as well as the private parties also. फिर letter of clearing house function. Clearing house function means this is the clearance between bank to the bank. Means जो different बैंक के आपस के clearance होते हैं, वो RBI कहाँ पे कराता है, कंप्लीट क्लियरिंग हाउस में कराता है।
क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो होता है आरबीआई का फंक्शन है, लेकिन जिन एरिया में आरबीआई की ब्रांचेस नहीं है वहां पे ये फंक्शन कौन कराएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कराएगा। क्लियर? नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मींस हमारे देश में जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मींस अगर फॉरेन ट्रेड में आपको आना है तो आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोथ कंडीशन पे आरबीआई से आपको परमिशन लेनी होगी, बिकॉज जो भी अवेलेबिलिटी फॉरेन रिजर्व की है फॉर इंपोर्ट पर्पस और जो भी एक्सपोर्ट के थ्रू आपने फॉरेन रिजर्व अर्न किया है उसकी भी अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट, प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो उसकी सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है, क्योंकि अल्टीमेट फंडिंग एजेंसी, फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग, discounting, rediscounting, every type of function regarding securities and other financial equipment, ठीक है, it is governed and regulated by the central bank. Next, controller of credit, very important function. As you know, the central bank is what? Controller of credit. As you know, again, the commercial banks having the function of what? Credit creation. ठीक है, तो जो क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और उसको कंट्रोल कौन करते हैं? आरबीआई करती है। देखिए कभी भी कोई भी चीज ओवर सप्लाइड हो जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया बात कि अगर मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ सकता है, आ सकता नहीं, आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मनी की सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा? डिफ्लेशन आ जाएगा, और बोथ द सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर हेल्दी इकोनॉमिक सीन। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करता है? आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, या सेंट्रल बैंक का काम क्या है? उसे कंट्रोल करना है। ठीक, तो उसकी कौन कौन सी मेथड है, हम लोग उन मेथड्स को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दो तरह से इसको कैटेगराइज किया है, प्लीज रीड द हेडिंग, टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ सेंट्रल बैंक, बोथ हैविंग सेम आंसर। देयर आर टू मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर? In quantitative methods, there are four equipments: bank rate, repo rate, open market operation, legal reserve ratio like SLR and CRR. And in quantitative method, there is margin requirement, rationing of credit, direct action, and moral suasion. Clear? In first, bank rate. Bank rate is the minimum rate of discount for rediscounting of the first class securities. First class securities means high power securities. In that case, if RBI needs to provide fund in the market or liquidize fund in the market, what they will do? They will just reduce the bank rate. When bank rate or discount rate will reduce against the securities, what will happen? Maximum cash availability available to the commercial banks, and they will provide the credit creation. Clear? If there is overflow of the cash in the market, they will just increase the bank rate, means maximum rate, minimum rate of discount will increase. Okay, in that case what they will do? They will do what? Less credit creation. Okay, and the things will be controlled. Second is repo rate. Repo rate means the rate at which RBI or central bank provides short term finance to the commercial banks. ठीक है, अगेन सेम मेथड, इफ मार्केट नीड्स फंड्स द रेपो रेट विल बी डिक्रीज। एंड वन मोर थिंग, यू नो द रिवर्स रेपो आल्सो. रिवर्स रेपो रेट मींस इट इज द रेट व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द आरबीआई टू द होम कमर्शियल बैंक्स, मींस जो एडवांस आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के पास रखा है उसके अगेंस्ट जो रेट होता है वो रेपो, रिवर्स रेपो होता है। क्लियर? और हमेशा ये प्रैक्टिस में रहा है कि रिवर्स रेपो रेट से नीचे होता है। ठीक है, जब भी रेपो रेट में चेंज होता है रिवर्स रेपो रेट में डेफिनेटली चेंज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करती है। मींस अगर मार्केट में फंड की जरूरत है तो आरबीआई क्या करेगी? सेंट्रल बैंक वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो ओपन मार्केट में परचेज कर लेगी और गवर्नमेंट को उसको पैसा दे देंगे और क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। क्लियर? सेम थिंग, अगर मार्केट में ओवरफ्लो ऑफ कैश है, ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड है, उस कंडीशन पे क्या होगा? आरबीआई क्या करेगी? वही सिक्योरिटीज को वापस गवर्नमेंट को भेज देगी। उस कंडीशन पे क्या होगा? आरबीआई फंड वापस पा जाएगी, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आता है लीगल। In legal liquid reserve ratios, there are two types of ratio: cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio means CRR.
and this fund should be kept in the account of the RBI by each commercial banks. ठीक है, as per CRR means like 1 lakh deposit and CRR is 20%. So each and every commercial bank against this deposit of 1 lakh they have to submit or deposit 20,000 to the Reserve Bank of India account. ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जितना ज्यादा CRR होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. ठीक, यानी अगर मार्केट में फंड की आवश्यकता है CRR बढ़ा दीजिए, क्या करेंगे, घटा दीजिए. ठीक है, क्यों घटा दीजिए, क्योंकि जब CRR कम हो जाएगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होगी. फॉर व्हाट, फॉर क्रेडिट क्रिएशन, फॉर क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स. ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, CRR अगर नीड है फंड की CRR कम होंगे, नीड है फंड की SLR कम होंगे. क्यों, SLR मींस व्हाट, दैट रिजर्व दैट शुड बी केप्ट बाय द ब्रांचेस इटसेल्फ. ठीक है, अगर मान लो SLR 10% है तो बैंक में जो डिपॉजिट होगा उसका 10% SLR हमेशा बैंक को अपने पास रखना होगा. दैट विल बी नॉट ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स. ठीक है, बिकॉज़ इट इज द व्हाट, लीगल रिजर्व रेशियो. मैंने आपको बताया SLR है ना, लीगल रिजर्व रेशियो की कल आप लोग बात कर रहे थे ना. ये तो ये क्या है कि LRR that should be maintained means CRR and SLR both should be maintained for creation of secondary deposits. Clear? Now move to qualitative methods. There are 4 again. I am using 4 tools. First, margin requirement. Margin requirement means कि जो भी लोन हम ग्रांट करते हैं, जिस मॉर्गेज पे करते हैं, उसका कितना परसेंट हमें सिक्योरिटी में हमें मार्जिन चाहिए. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 1 लाख की प्रॉपर्टी यूज की जा रही है लोन लेने के लिए और उस पर 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 80,000 से ज्यादा का लोन ग्रांट नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगर मार्केट में फंड देना हम क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी हम ज्यादा कर पाएंगे उसी सिक्योरिटी के बेस. ठीक, सेकंड होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट. हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट की राशनिंग. जैसे राशन कार्ड होते थे ना, यूनिट्स के अकॉर्डिंग उस पे कमोडिटीज दी जाती थी, वैसे ही हम चूंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क भी करना है तो हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट करके मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स को अवेलेबिलिटी ऑफ कर सकते हैं लोन्स की या क्रेडिट की. क्लियर. थर्ड है डायरेक्ट एक्शन. जो बैंक्स ज्यादा ओवर लोन ग्रांट कर रही है उन पे हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं और इस कारण से अदर कमर्शियल बैंक्स में क्या होगा, वो क्लियर हो जाएंगे कि नहीं ज्यादा इस टाइम नहीं है इस समय बांटने का और वो कंट्रोल हो जाएगा. एंड फोर्थ है मोरल सुएशन. हम एक नैतिक दबाव बना सकते हैं बैंकों को, ये कह सकते हैं कि देश की नीड के हिसाब से इसमें लोन ग्रांट करना है या नहीं ग्रांट करना है, और इस कारण से भी क्या होगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. तो दीज आर द टूल्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स. नाउ द चैप्टर इज ओवर. as you know कि commercial banks and central bank both are the part of your syllabus and their function and all I have explained in this video. This is very important. Please at least see 1 or 2 3 times this video and complete the major part of macroeconomics. In ISC, as I have already told, कि 14 marks, at least 14 marks from this segment, and CBSE it is not less than 8 to 10 marks. Okay, so it is for ISC purpose, out of 80 it is what, 14 means what, very good percentage, means less than around 15 to 18% there from this chapter. So keep on watching our videos and continue.